जय हिंद दोस्तों। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, अलग अलग बैंक का आपने नाम सुना होगा। ग्रामीण बैंक, स्मॉल बैंक, बैंक कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, बहुत सारे तरह तरह का बैंक का नाम आपने सुना होगा। इसके कैटेगरी सुने होंगे और सभी बैंक में किसी न किसी का खाता है। कोई स्मॉल बैंक में खुलवा रखा है, कोई ग्रामीण बैंक में खुलवा रखा है, कोई बैंक में खुलवा रखा है, कोई कोऑपरेटिव बैंक में खुलवा रखा है। सभी बैंक के आगे कुछ न कुछ लगा रहता है। तो सबकी सुरक्षा की क्या गारंटी है, किस बैंक का क्या काम है, कौन सा बैंक किन लोगों के लिए खुला हुआ है, आपको किस बैंक में खाता खुलवाना चाहिए, वही इस वीडियो में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे तभी सारी बातों को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। जैसे बैंक में आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, ये सब बैंकों का नाम आपने सुना होगा। और भी बहुत सारे बैंक हैं जिसके आगे बैंक लगा रहता है। सेंट्रल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जिसके नाम के आगे बैंक लगा रहता है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में चले जाए तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक है जिसके आगे सिर्फ बैंक लगा हुआ है। तो ये बैंक होता है जो बड़े लेवल पर काम करता है, जो नेशनल लेवल पर काम करता है। मतलब पूरे देश में इसका हर जगह शाखा रहता है, ब्रांच रहता है। ये बैंक आरबीआई के गाइडलाइन पे काम करता है और आरबीआई के गारंटी पे काम करता है। तो ये किनके लिए है? इस बैंक में, ये जितने भी बैंक है इसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता खुलवा सकता है। बस शर्त यही रहता है कि उसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। सभी बैंकों का अलग अलग होता है। जैसे आईसीआईसीआई का है कि कम से कम 15,000 रुपया आपको रखना है। अगर आप मेट्रो सिटी में है, बड़े सिटी में है तो छोटे शहरों के लिए अलग अलग हो सकता है, ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग हो सकता है। इसी प्रकार से एचडीएफसी में मेट्रो शहर है तो 10,000 रुपया, बाकी ग्रामीण इलाके में 7,000, 5,000, सब अलग अलग जगहों का इसका कैटेगरी बना हुआ है। इसी प्रकार से एक्सिस बैंक का भी है। तो इन सभी में मिनिमम बैलेंस बहुत ज्यादा रखना होता है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट बैंक है। बहुत सारे बैंक में 2,000 भी है, 1,000 भी है, 500 भी है, कोई कोई फ्री भी कर रखा है कई बैंकों ने। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस बैंक में अपना अकाउंट रखेंगे, किस बैंक में नहीं रखेंगे। तो ये सारे बैंक है जो बड़े लेवल का होता है और बैंक के श्रेणी में आता है, बड़े बैंक के श्रेणी में आता है। दूसरा आते हैं स्मॉल बैंक। आपने स्मॉल बैंक का नाम सुना होगा, बहुत जगह आपको मिल जाएगा। एयू स्मॉल बैंक आपने नाम सुना होगा। बंधन भी पहले स्मॉल बैंक ही हुआ था, बाद में वो बैंक हो गया। पहले उसका लाइसेंस स्मॉल बैंक का ही मिला था, तो बंधन स्मॉल बैंक था, अभी के डेट में वो भी बैंक हो गया हुआ। इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल बैंक आपने सुना होगा, उज्जीवन स्मॉल बैंक सुना होगा, जनलक्ष्मी स्मॉल बैंक सुना होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे आजकल स्मॉल बैंक आ गए हैं, मार्केट में है। कहीं कहीं ब्रांच भी इसका देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये स्मॉल बैंक क्या होता है? जब इतने सारे बैंक है तो स्मॉल बैंक खोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? तो इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए स्मॉल बैंक क्यों इसका नाम रखा जाता है? जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मतलब छोटे छोटे लोन देने वाली कंपनी। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि बंधन जो बैंक है वो क्या करता है, उसका काम क्या था पहले? वो जो ग्रुप लोन महिलाओं का होता है, जो 10,000, उसके बाद 20,000, 50,000, 1 लाख करके जो 10 लोगों का, महिलाओं का 5 लोगों का या 20 लोगों का ग्रुप बना के लोन दिया जाता है, ग्रुप लोन। और उसका किस्त वसूला जाता है, साप्ताहिक हो या 15 दिन का हो या महीने का हो। आप देखते होंगे आजकल तो गाँव गाँव में, हर मोहल्ले में ग्रुप लोन दिया जाता है महिलाओं का। तो वो सारे क्या माइक्रो फाइनेंस वाले करते हैं। तो उत्कर्ष हो गया, उज्जीवन हो गया, बंधन हो गया, एयू हो गया, जनलक्ष्मी हो गया, इन लोगों का काम क्या था? ये लोग क्या है कि माइक्रो फाइनेंस के काम करते थे, आज भी कर रहा है। ये लोग छोटा छोटा लोन महिलाओं को देते हैं या फिर छोटा छोटा जो बिजनेस करने वाले हैं उन लोगों को ग्रुप बना के लोन देते हैं। तो स्टार्ट ये लोग क्या करते हैं? माइक्रो फाइनेंस कंपनी से। अब क्या है, माइक्रो लोन देते 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 होता क्या है कि इनके पास कैपिटल हो जाता है उस हिसाब के कि चलो भाई बैंक खोला जाए। क्योंकि जितने भी माइक्रो फाइनेंस करने वाली कंपनी है उसको बैंक नहीं कहेंगे, वो कंपनी है एक तरह से। और वो लोगों को लोन देता है ग्रुप लोन करके, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर बड़े घराना खोल रखा है या फिर कोई पूंजीपति व्यक्ति खोल रखा है या फिर किसी का खानदानी बिजनेस था, उसको उन्होंने माइक्रो फाइनेंस में लाइसेंस लेके उनको चलाने लगा। आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया और वो चलाने लगा। तो करते करते उनका भी मन करता है कि चलो अब प्राइवेट बैंक खोल लिया जाए। अब तो माइक्रो फाइनेंस का काम बहुत कर लिया हो, तो चल ही रहा है, अब बैंक खोल लिया जाए। तो क्या है, आरबीआई में वो आवेदन करते हैं कि मुझे बैंक का लाइसेंस दिया जाए। तो बैंक का लाइसेंस लेने के लिए डायरेक्ट बैंक का लाइसेंस नहीं मिलता है, पहले इनको स्मॉल बैंक का लाइसेंस मिलता है। क्योंकि आरबीआई के बहुत सारे टर्म कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इनको स्मॉल बैंक का पहले लाइसेंस दिया जाता है कि स्मॉल बैंक के तौर पर तुम काम करो, तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस होगा। आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसका सारा क्राइटेरिया आप पूरा करोगे, बैंक के लायक कैपिटल हो जाएगा। जितना बैंक के क्राइटेरिया में ब्रांच आ जाता है उतना ब्रांच आपके पास अगर होगा, आपका नेटवर्क अच्छा हो जाता है। जो भी रूल है एक बैंक के लिए अगर वो फुलफिल कर लेते हो तो बाद में तुम्हारा स्मॉल बैंक को बैंक का लाइसेंस दे दिया जाएगा, तुम भी बड़े बैंक बन जाओगे। लेकिन पहले स्मॉल बैंक के नाम पर काम करना पड़ेगा, पहले छोटे स्तर पर काम करना पड़ेगा।
तो उनको स्मॉल बैंक का लाइसेंस दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी को पहले, तो वो स्मॉल बैंक हो जाते हैं। बाकी माइक्रो फाइनेंस का काम करते ही रहते हैं, वो बन जाता है स्मॉल बैंक। अब स्मॉल बैंक बनने से फायदा क्या है, पहले सिर्फ फाइनेंस का काम ये कर रहे थे, मतलब लोगों को ग्रुप बना के लोन दे रहे थे, लेकिन बाद में इनको क्या लाइसेंस मिलने से हो गया फायदा, स्मॉल बैंक होने से फायदा क्या हो गया कि अब सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं, करेंट अकाउंट भी खोलते हैं, पैसा भी एफडी करते हैं अपने पास, बहुत सारे स्कीम चलाते हैं, प्लान चलाते हैं। पहले दे रहे थे, अब क्या है वो ले भी रहे हैं, मतलब लोगों का पैसा जमा कर रहा है करेंट अकाउंट के रूप में, सेविंग अकाउंट के रूप में, फिक्स डिपॉजिट के रूप में, अलग अलग बॉन्ड्स के रूप में। तो उनके पास पैसा आने भी लगता है, तो धीरे धीरे वो ग्रो करने लगते हैं। ग्रो करते हैं, करते 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 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लगता है। जब अच्छा ग्रो कर जाते हैं, एक अच्छा कैपिटल हो जाता है जो आरबीआई के रोल को फॉलो करता है बैंक होने के लिए, फिर वो बैंक के लिए अप्लाई करते हैं। अगर वो फुलफिल पूरा सही रहता है तो उनको बैंक का दर्जा दे दिया जाता है, अगर नहीं रहता है तो फिर उनको टाइम दिया जाता है, कहा जाता है वेट करिए, आपको 2 साल और काम करने की जरूरत है, 5 साल और काम करने की जरूरत है, आप क्राइटेरिया को पूरा करिए। जैसे बंधन बैंक ने सारे क्राइटेरिया को पूरा कर दिया, सारा टर्म कंडीशन को पूरा कर दिया, तो स्मॉल बैंक से अब बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, उसी तरह से बंधन प्राइवेट एक बढ़िया बैंक हो गया। लेकिन बाकी सब स्मॉल बैंक में ही काम कर रहे हैं, वो भी आने वाले समय में बैंक हो सकता है। तो ये होता है स्मॉल बैंक। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं स्मॉल बैंक। मतलब वो बैंक ही है, लेकिन स्मॉल मतलब छोटा, वो छोटा बैंक है। बैंक हो जाने का मतलब बड़ा बैंक है। रहा टर्म कंडीशन की बात और सिक्योरिटी की बात, तो आरबीआई की तरफ से दोनों के लिए सेम लागू होता है। दोनों में पैसा उतना ही सुरक्षित है, जितना एक प्राइवेट बैंक में पैसा सुरक्षित है, उतना ही स्मॉल बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। यहां तक आपको बता दूं, जो बड़े बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जितना मिलता है, उससे कहीं ज्यादा एफडी पर या सेविंग अकाउंट पर आपको स्मॉल बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कस्टमर बढ़ाना होता है। अगर आपको एफडी पर 7% अगर एचडीएफसी दे रहा है, आईसीआईसी दे रहा है, 8% दे रहा है, 7% दे रहा है, 6% दे रहा है, ऊपर नीचे होता रहता है, सब बैंक का अलग अलग होता है। तो समझिए किसी भी स्मॉल बैंक में आप जाते हैं तो उससे 1-2% ज्यादा ही आपको मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन लोगों को भरोसा बड़े बैंकों में रहता है, तो बड़े लोग बड़े बैंकों में पैसा रखते हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, कम पैसा रखना है, ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, तो वो लोग स्मॉल बैंक की तरफ रुख करते हैं, उसमें भी सिक्योरिटी सही है। तो जितने भी ज्यादातर स्मॉल बैंक है वो सारे के सारे प्राइवेट बैंक है, लेकिन ये आरबीआई के गाइडलाइन पे ही काम कर रहा है, इसीलिए सुरक्षित माना जाता है। अब आगे बता रहा हूं आपको ग्रामीण बैंक के बारे में। ग्रामीण बैंक का नाम आपने सुना होगा, हर स्टेट में अलग अलग नामों से ग्रामीण बैंक होता है। जैसे बिहार ग्रामीण बैंक आपने नाम सुना होगा, पहले उसका नाम था उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बाद में क्या हुआ, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक उसका नाम हो गया। उसके बाद अभी राज्य स्तरीय बैंक बन गया, तो उसका नाम हो गया बिहार ग्रामीण बैंक। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और मध्य ग्रामीण बैंक दोनों मिला के अभी बिहार ग्रामीण बैंक बन गया हुआ है। इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अरुणाचल प्रदेश में चलता है, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश में चलता है। इसी तरह जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश में कई ग्रामीण बैंक है जो अलग अलग नामों से चलता है, उसके नाम के साथ ग्रामीण बैंक जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, इसके भी अलग अलग जिलों में शाखा है। तो आपको बता दूं, कोई भी ग्रामीण बैंक हो जिसके आगे ग्रामीण बैंक लगाओ, ग्रामीण बैंक लगाओ, इसका खोलने का मकसद क्या होता है कि जहां पे बैंकों की पहुंच नहीं है। अक्सर देखेंगे ग्रामीण बैंक ग्रामीण इलाकों में रहता है, ग्रामीण इलाका का जो बड़ा बाजार होता है या फिर कोई बड़ा चौक चौराहा होता है, वहीं पे ग्रामीण बैंक आपको देखने को मिलेगा। ग्रामीण बैंक इसलिए खोला गया था कि जहां बैंकों का पहुंच नहीं है, वहां के लोग आकर वहां पे अकाउंट खुलवाए, अपना पैसा सेव करे, यहाँ से लोन ले अपने बिजनेस के लिए, अपने खेती बाड़ी के लिए। ग्रामीण इलाके के जो किसान है उनको केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन मिल सके, उनको फसल बीमा वहां से मिल सके, उन्हें किसी प्रकार के अपना प्रॉपर्टी पे जमीन पे लोन ले वो मिल सके, उनको घर बनाने के लिए लोन मिल सके। ग्रामीण इलाकों में जो भी सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है बैंकों की तरफ से, उस चीजों को फुलफिल करने के लिए ग्रामीण बैंक खोला जाता है ग्रामीण इलाकों में। ये सभी स्टेट में ग्रामीण बैंक होते हैं, सभी स्टेट में अलग अलग नामों से होते हैं, खासतौर पर ज्यादातर स्टेट के नाम से ही होते हैं, बाद में ग्रामीण बैंक लग जाता है उसमें। जैसे मैंने बताया पहले ही कि बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, तो ऐसे रहते हैं, या फिर आगे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन बाद में ग्रामीण बैंक लगा रहता है। अब आते हैं कि इसको चलाता कौन है, इसका मालिक कौन होता है, इसका ऑपरेटर कौन होता है, इसका गारंटी कौन लेता है, क्या यह सरकारी होता है या प्राइवेट होता है। तो आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक आरबीआई के अंडर में ही काम करता है, और यह ज्यादातर गवर्नमेंट का रहता है, मतलब सरकारी बैंकों द्वारा ही सब प्रायोजित किया जाता है। मतलब स्पॉन्सर बाय बैंक का नाम अक्सर लिखा रहेगा। आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन जो लोग ध्यान देते हैं उनको मालूम होगा कि कोई भी ग्रामीण बैंक है ना, उसके ऊपर छोटा अक्षर में लिखा रहेगा जो बैंक उसको प्रायोजित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं आपको, असम ग्रामीण बैंक है, उसको प्रायोजित करता है पंजाब नेशनल बैंक। तो असम ग्रामीण बैंक का जो बोर्ड लगा रहता है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं, जो बैंक में लगा रहेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा पंजाब नेशनल बैंक
स्पॉन्सर्ड बाय। अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक है, उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रायोजित करता है, वहां पे लिखा रहेगा स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, उसका स्पॉन्सर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा है, लिखा रहता है, छोटे अक्षरों में लिखा रहता है लेकिन लिखा रहता है। उड़ीसा बैंक का इंडियन ओवरसीज बैंक प्रायोजित करता है, मतलब स्पॉन्सर करता है। सप्तगिरी ग्रामीण बैंक का नाम, जहां जहां सप्तगिरी ग्रामीण बैंक होगा उसको इंडियन बैंक प्रायोजित करता है, मतलब स्पॉन्सर करता है। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को बैंक ऑफ इंडिया प्रायोजित करता है, स्पॉन्सर करता है। तो इसी से समझ लीजिए जितने भी ग्रामीण बैंक है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है ग्रामीण बैंक का, तो उसका स्पॉन्सर कोई ना कोई सरकारी बैंक हो या फिर कोई ना कोई प्राइवेट बैंक हो, लेकिन अधिकतर बैंकों का स्पॉन्सर सरकारी बैंक ही होता है। वो आप जब जाएंगे ग्रामीण बैंक में जाते होंगे या फिर आपका अकाउंट होगा तो आप देख सकते हैं उसके बोर्ड पर लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड बाय, बिल्कुल छोटे अक्षरों में लिखा रहेगा। नहीं पता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लिखा हुआ है, तो अपने बैंक के ब्रांच में भी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कोई स्टाफ से या फिर मे आई हेल्प यू के काउंटर से या फिर मैनेजर से कि ये जो ग्रामीण बैंक है इसका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, किस बैंक के अंडर में काम कर रहा है, तो वो बता देंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, या फिर आप ऑनलाइन भी गूगल करके चेक कर सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा कि आपका ग्रामीण बैंक का कौन स्पॉन्सर कर रहा है। क्योंकि ग्रामीण बैंक डायरेक्ट नहीं काम करता है, कोई ना कोई बड़ा बैंक उसको स्पॉन्सर कर रहा होता है। इसीलिए जो बैंक स्पॉन्सर कर रहा होता है एक तरह से समझिए कि उसी बैंक का वो ब्रांच माना जाता है, उसी बैंक का वो शाखा माना जाता है। इसीलिए ग्रामीण बैंक जो होता है वो 100% सुरक्षित रहता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक सुरक्षित है, इसी तरह उसी के अंडर में जो स्पॉन्सर किया हुआ बैंक है वो भी उतना ही सुरक्षित है। तो सभी बैंक का, कोई का स्टेट बैंक हो गया, कोई का बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई का बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है, तो समझिए एक तरह से उसी का ब्रांच ग्रामीण रूप में काम कर रहा है। तो ग्रामीण बैंक भी सुरक्षित है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसका काम होता है ग्रामीण बैंक का, आपको पहले भी बताया है कि वहां से आप खासतौर पर किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर फसल बीमा हो गया या फिर बहुत तरह के लोन वहां से मिलते हैं। ग्रामीण बैंक से मिला हुआ लोन जो होता है जो किसानों के लिए होता है, तो वहाँ फसल बीमा भी साथ में हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी मौके आते हैं कि किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो जाता है, वो चुका नहीं पाते हैं, तो 10 साल 15 साल के बाद ऐसा अवसर आता है कि राज्य सरकार हो गया या केंद्र सरकार की तरफ से माफी योजना भी समय समय पर चलाया जाता है। तो ये सिर्फ ग्रामीण बैंक में जो खाता धारक होता है किसान, ज्यादातर उन्हीं को लाभ मिलता है। और भी बहुत सारे लाभ है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए ग्रामीण बैंक होता है और उसका सुरक्षा कौन करता है। तो ये सारे आरबीआई के अंडर में और बड़े बैंक के अंडर में काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोऑपरेटिव बैंक। ये भी आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक। जैसे कोई बैंक होता है उसके नाम के आगे लगा रहता है कोऑपरेटिव बैंक। ये आपके डिस्ट्रिक्ट के नाम पे भी हो सकता है, या आपके राज्य के नाम पे भी हो सकता है, या किसी स्थान के नाम पे भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक, लखनऊ में है तो लखनऊ कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है। जैसे बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मोतिहारी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो इसी तरह राज्य के नाम पे भी हो सकता है, या फिर जिला के नाम पे भी हो सकता है, या फिर किसी स्थान के नाम पे भी हो सकता है। आपने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक आगे लगा रहता है। तो यह बैंक जो है ना, इसे सहकारी बैंक कहा जाता है। कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक, सरकारी नहीं। सरकारी गवर्नमेंट बैंक होता है वो अलग होता है, यह सहकारी बैंक है जिसे कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। और यह भी ग्रामीण बैंकों की तरह ही काम करता है। इस बैंक में भी सारे खाते खुलते हैं, सभी तरह के अकाउंट खुलते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी होते हैं, सारे काम होते हैं। और ये भी ज्यादातर आपको देखेंगे कि छोटे छोटे जिलों में ये होते हैं। जितने भी जिले होते हैं अधिकतर आप इसे देखेंगे कि जो ज्यादा डेवलप जिला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उसमें डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। वहां के लोगों को आसानी से बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके, इसीलिए किया गया था। इसका स्थापना 1914 में पटना से हुआ था, शुरुआत हुआ था। धीरे धीरे ये हर राज्य में, देश के हर राज्य में लगभग कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहा है। उस समय बैंकों की संख्या कम होती, बैंकिंग सुविधाएं ग्रामीण इलाकों तक कम पहुंच पाती थी, छोटे शहरों तक कम पहुंच पाता था, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत की गई। लेकिन अभी के डेट में इसके हर जगह ब्रांचेज है, अलग अलग नामों से चल रहा है और ये बैंकिंग सिस्टम की तरह ही काम कर रहा है। जैसे ग्रामीण बैंक जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है ग्रामीण इलाकों में, उसी प्रकार से ये कोऑपरेटिव बैंक में अगर बड़े शहरों में ब्रांच हो या छोटे शहरों में ब्रांच हो या ग्रामीण इलाकों में ब्रांच हो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। हर शहर में ब्रांच इसका हो सकता है, क्योंकि इसमें ग्रामीण नहीं लगा हुआ, ये सहकारी बैंक है और सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त है और आरबीआई के गाइडलाइन पे ही ये भी काम करता है। क्योंकि जनता के द्वारा ये बैंक चलाया जाता है, इसलिए इसे कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। लोगों के सहयोग से बैंक चलता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादा पैसे रखने वालों के लिए थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि हाल ही में कई बैंक जो दिवालिया हुए हैं, 2-3 बैंक, उसमें से सारे के सारे कोऑपरेटिव ही थे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बैंक डूब जाएंगे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में आजकल ज्यादा रिस्क लग रहा है लोगों को। जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है उस हिसाब से, खासतौर पर महाराष्ट्र में जो भी बैंक दिवालिया हुए हैं 2-3 कोऑपरेटिव बैंक, वो महाराष्ट्र में ही ऐसा देखने को मिला है। इसको लेकर हर राज्य में लोग अलर्ट हो गए। तो कोऑपरेटिव बैंक भी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है, लेकिन वो एक सहकारी बैंक है, न वो सरकारी है न प्राइवेट है, सहकारी है, कोऑपरेटिव है। जनता के लिए समझिए, एक तरह से जनता के द्वारा
ये बैंक चलाया जाता है, जिसकी मान्यता है, जिस पर गवर्नमेंट आरबीआई सबका नजर रहता है, लेकिन इसको बहुत स्ट्रांग बैंक नहीं माना जाता है, क्योंकि यह बैंक सहकारिता के आधार पर गठन होता है और इसके जो मेंबर होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो अपने सदस्यों के बीच वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। मतलब कि जो भी लोग इसमें पैसा रखते हैं, जो भी लोग इसमें सेविंग करते हैं, जो भी लोग खाता चलाते हैं या किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करते हैं या लोन लेते हैं, वो इस बैंक के मेंबर माने जाते हैं, सदस्य माने जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जनता के द्वारा चलाया गया जनता का बैंक होता है। मतलब आप उसमें अकाउंट खोलते हैं, आप उसके एक मेंबर हो गए, सदस्य हो गए, और आप भी उस बैंक को चलाने में एक भागीदार हो गए। इसमें जो किसान वगैरह जुड़े रहते हैं उनको भी बहुत सारे लाभ मिल जाते हैं। यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर खेती बाड़ी करने के लिए लोन हो गया। मैंने पहले भी कहा कि जैसे ग्रामीण बैंक से सुविधाएं मिलती है, इसी प्रकार से कोऑपरेटिव बैंक से भी सुविधाएं उनको मिल जाती है। तो दोस्तों, मैंने सारे बैंकों के बारे में आपको बता दिया कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह चलते हैं, कौन चलाता है, कौन बैंक किन लोगों के लिए होता है, किसमें आपको खाता खोलना चाहिए। तो ये आपको देखना है कि आपको किस तरह की जरूरत है, आपके आसपास किस तरह के बैंक है, किससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। आप बिजनेसमैन है तो बड़े बैंकों की तरफ जाइए, बड़े बैंकों में खाता खोलिए, जो बैंक के बारे में मैंने आपको बताया। आप छोटे दुकानदार है, छोटे मोटे काम करने वाले हैं, तो आप स्मॉल बैंक में भी खाता खोल सकते हैं, बैंक में भी खाता खोल सकते हैं, उसमें भी सेविंग कर सकते हैं, जहां आपको कंफर्ट लगे। ग्रामीण इलाके के रहने वाले हैं, किसान है, तो ग्रामीण बैंक में आपका खाता होना चाहिए, ताकि खेती किसानी के लिए, छोटा व्यापार के लिए आपको वहां से आसानी से लोन मिल सके, बहुत सारी सुविधाएं मिल सके, छूट मिल सके, फसल बीमा मिल सके। इसी प्रकार से आप कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ के लाभ लेना चाहते हैं, उसका मेंबर बनना चाहते हैं, तो उसमें भी जुड़ के आप अकाउंट रख के आप वहां से लोन का लाभ ले सकते हैं, फसल बीमा का लाभ ले सकते हैं, वहां से भी क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं, अन्य लाभ ले सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका खाता कहाँ खोलना है, या फिर सभी बैंक में एक एक खाता रखना है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जरूरत के अनुसार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इन बैंकों का। मैंने सभी बैंकों के बारे में बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको और कुछ पूछना है, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाया है, ये बहुत सारे लोगों का कमेंट था, जिस कमेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया है, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए।